नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MSD 2 कर रहे थे। इसमें हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 में टॉपिक नंबर 3.4, जिसमें हम भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और इनका जो शिल्प था इसकी तुलना करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी रचनाकार की भाषा और उसकी चेतना की प्रकृति का गहन संबंध होता है। इसी तरह रचना के वस्तु तत्व यानी कि उसका कंटेंट और उसके रूप तत्व यानी कि उसका फॉर्म, इसमें भी जो है गहरा संबंध होता है। एक तरफ भाषा और चेतना का द्वंद्व, तो दूसरी तरफ वस्तु तत्व और रूप तत्व का द्वंद्व। यह दोहरा द्वंद्व कवि कलाकार को जो है झेलना पड़ता है। यहाँ ये बताया गया कि जो लेखक होता है वो अपनी भाषा और अपनी सोच को एक साथ लेकर चलता है। जैसे हम कुछ लिखते हैं तो हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो ये कि हम क्या लिख रहे हैं यानी कि उसका कंटेंट, और दूसरा ये कि हमारा जो लिखने का तरीका है वो कैसा है। लेखक को अक्सर ये सोचना पड़ता है कि वो अपनी बात को जो है कैसे सबके सामने रखे। इन दोनों प्रकार के द्वंद्वों को जिस गंभीरता के साथ भारतेंदु ने झेला था, उस तरह से शायद मैथिली शरण गुप्त ने नहीं। तो ये जो हमने दो बातें जानी, उसके हिसाब से देखें तो अपनी बात को सही ढंग से और सही भाषा में रखने की जो चुनौती हमें भारतेंदु के द्वारा उठाई गई दिखाई देती है, वैसी हमें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं दिखाई देती। भारतेंदु को भाषा से लेकर काव्य रूप तक स्वयं मार्ग ढूंढना पड़ा है, जबकि मैथिली शरण गुप्त या तो महावीर प्रसाद द्विवेदी या किसी अन्य व्यक्ति के निर्देश पर या फिर लोक निर्देश से प्रभावित होकर अपनी काव्य यात्रा के मार्ग पर जो है आगे बढ़े हैं। फलस्वरूप दोनों की काव्य भाषा का अंतर केवल पुरानी भाषा या नई भाषा का अंतर ना होकर दोनों के अपने व्यक्तित्व का अंतर भी है, जो इन दोनों की काव्य भाषा के अंतर को जो है रेखांकित करता है। तो यहाँ ये बताया कि भारतेंदु जी ने जो रास्ता बनाया वो इन्होंने खुद बनाया था। भारतेंदु जी को बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब मैथिली शरण गुप्त साहित्य में आए तो इनको रास्ता दिखाने वाले कई लोग थे, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनसे प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त जो है रचनाएं करते थे। इसीलिए अगर दोनों की भाषाओं को देखें तो इन दोनों की भाषाएं जो है वो अलग अलग है। और ये सिर्फ पुरानी और नई हिंदी का अंतर नहीं था, बल्कि ये उन दोनों की जो सोच थी और इनके जो काम करने का एक तरीका था, इसका अंतर भी हमें दिखाई देता है। ब्रज भाषा का सहारा लेते हुए अपनी भावाव्यक्ति में भारतेंदु परंपरागत पदों और गीतों की रचना से जो है संतुष्ट नहीं होते, तो वह कजली, विरहा, लावनी, चेता, खेमटा, ठुमरी, होरी, मुकरी, विदेशिया आदि लोकगीतों का जो है सहारा ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये बताया कि भारतेंदु जी ने क्या किया, ये पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन जब उन्हें लगता था कि इनसे जो है अपनी बात पूरी तरीके से ये बता नहीं पा रहे, तो भारतेंदु ने क्या किया, इन्होंने गांव के जो लोकगीत होते थे उन्हें अपनी कविता में इस्तेमाल करना जो है भारतेंदु ने शुरू कर दिया। इसी प्रकार भाषा में ब्रज, खड़ी बोली, हिंदी से संतुष्टि नहीं होते तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती आदि का जो है सहारा लेने लगते थे। अब इसी तरह क्या हुआ, जब भारतेंदु जी को लगता था कि वो हिंदी भाषा से, ब्रज भाषा से या खड़ी बोली से अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो भारतेंदु अपनी रचनाओं में अन्य भाषाओं के शब्दों को भी शामिल करते थे। जबकि हिंदी खड़ी बोली की अपनी बनी बनाई भाषा परिपाटी की लीक पर सीधे चलने वाले मैथिली शरण गुप्त एक रस भाषा और कुछ गिने चुने छंदों के सहारे जो है वो अपना काम निकालते हैं। द्विवेदी युगीन वर्णनात्मकता और अपनी सपाट तथा इखरी चेतना के कारण इनकी रुचि प्रबंध रचना की ओर जो है अधिक रही है, जबकि प्रबंधात्मकता को भारतेंदु ने प्रायः तिलांजलि जो है दे रखी थी। इसके लिए उन्होंने नाटकों की रचना की, अन्य गद्य विधाओं का जो है सूत्रपात किया। अब यहाँ ये बताया, अगर हम मैथिली शरण गुप्त को देखें तो ये हिंदी की जो बनी बनाई एक राह थी उस पर चलते थे। इन्होंने क्या किया, मैथिली शरण गुप्त ने सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल किया था। मैथिली शरण गुप्त की
पसंद जो थी वो लंबी कविताओं वाली थी, यानी कि प्रबंध रचना करने की, जिसमें वो क्या करते थे, सीधी और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करते थे। वही भारतेंदु ने क्या किया, इन्होंने लंबी कविताएं लिखने की बजाय नाटक और गद्य जैसे चीज़ों को जो है लिखना ज़्यादा पसंद किया। यह आवश्यकता गुप्त जी को कभी महसूस नहीं हुई। वेद पुराण और धर्म की शास्त्रीय मान्यताओं पर आक्षेप न करने के कारण गुप्त जी में तर्क वितर्क का नितांत अभाव मिलता है, जिसका सीधा असर उनकी काव्य भाषा पर पड़ा है। जबकि भारतेंदु ने प्राचीन भारतीय मान्यताओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है, उस पर टीका टिप्पणी की है। यह आलोचनात्मक रुख उनकी भाषा में भी जो है लक्षित किया जा सकता है। तो गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त, इनको अपनी बातों को बहुत ज़्यादा तर्क में उलझाने की ज़रूरत नहीं लगी। इन्होंने क्या किया, मैथिली शरण गुप्त ने पुरानी मान्यताओं को जैसा था वैसा ही इन्होंने मान लिया, जिसका असर हमें इनकी भाषा पर दिखा। ये बहुत ही सरल और सीधे तरीके से जो है अपनी रचनाएं लिखते थे। जबकि अगर हम भारतेंदु जी को देखें तो इन्होंने पुरानी बातों को कभी भी सवाल पूछने वाली नज़र के बिना नहीं देखा, यानी कि ये हर पुरानी बात को सवाल पूछने वाली नज़र से देखते थे। ये उस पर अपनी राय भी देते थे और अगर वो बात गलत हो तो बहस भी करते थे। इसीलिए अगर हम भारतेंदु की भाषा देखें तो इसमें हमें ये बदलाव और सवाल करने का जो तरीका है वो हमें भारतेंदु जी की भाषा में दिखाई देता है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इस यूनिट के सारांश पर। इस प्रकार खड़ी बोली काव्य की जिस परंपरा का सूत्रपात आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, द्विवेदी युग में आकर एक समर्थ काव्य भाषा बनने की उसकी यात्रा शुरू हो गई। संपूर्ण द्विवेदी युग में अन्य कवियों के बावजूद गुप्त जी अकेले एक ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रचनात्मक जो है कार्य किया। तो हिंदी की खड़ी बोली में कविताएं लिखने की जो शुरुआत थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। फिर जब द्विवेदी युग आया तब क्या हुआ, ये भाषा कविताएं लिखने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत और अच्छी हो गई और उस समय कई ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने इसी भाषा में लिखा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो थे वो अकेले ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या किया, खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ज़रूरी काम किया। उनकी भारत भारती या अन्य ऐसी ही रचनाएं कलात्मक स्तर पर चाहे ऊंची ना रही हो, किंतु पाठकों के बीच उनका स्थान बना और ब्रज भाषा जो भारतेंदु युग के बाद हाशिए पर थी, एक मुश्क रूप से काव्य की दुनिया से जो है निकल गई। तो ये जो भारत भारती थी जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, ऐसी ही दूसरी रचनाओं को भी जो है भारत भारती और ऐसी सभी रचनाओं को लोगों ने पसंद किया। भले ही ये कला के हिसाब से बहुत बड़ी ना रही हो, लेकिन लोगों के बीच ये जो रचनाएं हैं ये बहुत मशहूर हुई। और इसी के साथ जो ब्रज भाषा थी जो पहले इस्तेमाल होती थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, कविता की दुनिया से लगभग पूरी तरह बाहर हो गई। काव्य भाषा के निर्माण में भारतेंदु को जो श्रम और मौलिक प्रयास करना पड़ा उससे गुप्त जी का पाला नहीं पड़ा। इसीलिए दोनों की काव्य भाषा की प्रकृति में हमें जो है काफ़ी अंतर मिलेगा। तो भाषा को बनाने में भारतेंदु जी ने जो भी मेहनत और खुद से नई नई कोशिशें की थी वैसी मेहनत मैथिली शरण गुप्त को नहीं करनी पड़ी। और यही वजह थी कि जब हम भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की भाषा को देखते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा जो है अंतर दिखाई देता है। यह अंतर ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली या हिंदी बनाम उर्दू के मध्य सीमित न होकर काव्य भाषा की प्रकृति पर जो है आधारित है। ब्रज भाषा के पारंपरिक स्वरूप को जिस प्रकार भारतेंदु ने बदला, हिंदी खड़ी बोली का जिस तरह प्रयोग किया, उसके पीछे बहुत सारी जो है चुनौतियां रही हैं। इन चुनौतियों का सामना गुप्त जी को नहीं करना पड़ा। इसलिए गुप्त जी जिस तरह अपनी चेतना के लिए निर्द्वंद है, उसी तरह भाषा के संबंध में भी काव्य भाषा और अभिव्यक्ति दोनों के लिए भारतेंदु को जो है कठिन संघर्ष करना पड़ा था। अब ये जो हमने अंतर देखा भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की भाषा में, ये अंतर सिर्फ ये नहीं था कि ब्रज भाषा में लिखना या फिर खड़ी बोली में लिखना या फिर हिंदू और उर्दू का, बल्कि ये जो फर्क था ये इस बात का था कि कविता की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। भारतेंदु ने क्या किया, पहले से चली आ रही कविता की भाषा को बदला और इन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। इस काम में जो है इन्हें बहुत सी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब गुप्त जी साहित्य के क्षेत्र में आए तो गुप्त जी को इस तरह की उनके शुरुआती समय में कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ी।
इसीलिए गुप्त जी ने क्या किया, अपनी सोच को लिखने में ये बिल्कुल निडर रहे और भाषा के मामले में भी ये हमें मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल बेफिक्र दिखाई देते हैं। लेकिन भारतेंदु जी की भाषा को देखें तो इन्होंने अपनी भाषा और अपनी बात कहने के जो तरीके थे, इन दोनों को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की और इन्हें बहुत वाद विवाद का भी जो है सामना करना पड़ा। तो इस तरह हमारा ये जो टॉपिक था ये यहीं पर खत्म हुआ, जिसमें हमने इस यूनिट का सारांश देखा और साथ ही हमने इसमें भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त के काव्य की भाषा के बारे में तुलना करके जाना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम MHD 2 का यूनिट नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।